करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के बाद जो महत्वपूर्ण सवाल आज न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के सामने भी खड़ा है वो ये है कि विकास या राम मंदिर, क्या होगा 2019 का मूल मंत्र। जी हां, आज ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश को नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि भावनात्मक मुद्दे या आम जनता का विकास, यही है वो मूल मंत्र जिसके आधार पर 2019 के चुनाव पर लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो अहम सवाल उठ रहा है, बड़ा सवाल में जो हम उठाएंगे, क्या आर्थिक मंदी और बेरोजगारी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से आज किसानों ने, नौजवानों ने अपनी आस्था प्रकट की है कांग्रेस में, यह प्रस्तुत करती है एक ऐसी तस्वीर कि शायद विकास की वो जो बड़ी तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी रखना चाह रही थी वो सामने नहीं है। क्या एनआरसी के मुद्दे पर और आक्रामक होगी बीजेपी, और इसके साथ साथ सवाल यह भी कि क्या राष्ट्रवाद और तमाम भावनात्मक मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिखाई देगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा नैरेटिव है। नैरेटिव ये कि या तो विकास के मुद्दे पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वापस लौटे, या फिर राम मंदिर निर्माण, एनआरसी, इसके साथ साथ तमाम भावनात्मक मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़े। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुदेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से, गीता भट्ट जी आरएसएस से, महंत नवल किशोर दास जी, मौलाना अतर हसन दहलवी जी, विजय शंकर तिवारी जी और अमीक जवई जी समाजवादी पार्टी से। आप सबका स्वागत है। सुदेश वर्मा जी, आज बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बार फिर वही खड़ा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, विकास, आम आदमी की तरक्की, या दरअसल राम मंदिर? अजय जी, हमने कभी भी विकास के नैरेटिव को नहीं छोड़ा और सबका साथ सबका विकास ही हमारा एजेंडा है। और अगर राम मंदिर को आप इसके अपोज मानते हैं तो वो भी हम नहीं मानते, क्योंकि अगर वेस्टर्न पैटर्न में हम विकास करें और अपनी संस्कृति को भूल जाएं, अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने रूट्स को भूल जाएं, तो उस विकास का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर के प्रति हम कमिटेड हैं और राम मंदिर कहीं से भी विकास के विपरीत नहीं है, विकास के साथ चलने वाला मुद्दा है। ये तो न्यूज नेशन ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर और विकास एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि आपके लिए प्राथमिकता क्या है, किसको लेकर आप 2019 में सबसे पहले खड़े होंगे, विकास या राम मंदिर? हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे लिए प्राथमिकता है कि लोगों के हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि उनकी जो आयु है बढ़े, उनके लिए टॉयलेट का इंतजाम हो जो हमने किया है, उनके लिए अच्छा हेल्थ का इंतजाम हो जो हमने किया है, उनके लिए रोजगार पैदा हो जो हमने किया है और हम कर रहे हैं। अच्छा अस्पताल बनाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलिटी सेंटर बनाना, ये विकास का ही मुद्दा है। हर जगह एम्स खुलवाना, आईआईटी का एक्सपेंशन होना, ये विकास का ही मुद्दा है। अगर हम यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये सारे विकास के मुद्दे हैं। और आपने देखा होगा कि आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, मैं जरा आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अपने भीतर झांक कर कहिए कि क्या पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विकास के मुद्दे पर चर्चा की है? पूरे विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रचार में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या हुआ करता था, जरा बताइए। नहीं, देखिए, आप इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने जब विकास के नैरेटिव को दिया है तो जब भी विपक्ष कोई प्रश्न उठाता है तो प्रश्न का जवाब देना हमारा धर्म बनता है। उस प्रश्न के जवाब देते समय जो मुद्दे उठे हैं वो हमारे मुद्दे हैं। विपक्ष क्यों कहेगा कि राम मंदिर बनवाओ या मत बनवाओ? विपक्ष क्यों कहेगा कि एनआरसी के मुद्दे पर आप राजनीति करो या मत करो? ये तो आप कर रहे हैं। अब तो मान जाइए, कम से कम इतना बड़ा दिल तो रखिए, मान लीजिए। आप एक बात बताएं कि राम मंदिर के मुद्दे पर, अजय जी, राम मंदिर के मुद्दे पर आपके स्टूडियो में बहुत बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने हमें चैलेंज किया कि आप बनवाइए, हम साथ देंगे। और अब तो ऐसा मौका हो गया कि राम मंदिर के मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, अमीक जमई जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव से आप संतुष्ट हैं? वो कह रहे पहली प्राथमिकता टॉयलेट है, पहली प्राथमिकता विकास है, पहला प्राथमिकता लोग हैं, राम मंदिर आस्था का सवाल है, परस्पर विरोधी नहीं है। अमीक जमई जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बहुत माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे डिबेट के बारे में बताया गया था कि 5 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं उस पर हमें बात करनी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दूसरे मुद्दे हैं। मैं जो 5 राज्यों में 170 मीटिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है।
170 मीटिंग का नतीजा ये है कि जहां जहां मोदी जी गए भाजपा को डुबा दिया, जहां जहां योगी जी गए वहां पर भगवान को, खुदाओं को, देवताओं को उनका धर्म जाति बता रहे थे, वहां पर बीजेपी को उन्होंने, योगी जी ने डुबाने का काम किया है। तो ये दिखाता है कि मोदी जी का, अमित शाह जी का जो देश के अंदर बड़ा जलवा दिखाया जाता था वो सब निपट चुका है, जनता ने निपटा दिया है। क्योंकि जनता ने के बीच में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो मेन मुद्दे थे वो केंद्र में 16 मई 2014 को जो वादे किए गए थे वो वादों का मुद्दा था, एमएसपी का मुद्दा था, वहां पर 15 लाख रुपए का मुद्दा था, वहां पर काले धन का मुद्दा था। सरहद पर अभी भागवत जी ने बोला था विज्ञान भवन में कि 4.25 साल में सरहद पर हमले नहीं रुके, एक सर के बदले में 10 सर आ रहे थे पाकिस्तान से, वो नहीं आए। जितने जवान शहीद हुए सरहद पर आजादी के बाद से लेकर 2014 तक शहीद नहीं हुए। ये सब गुस्सा 5 राज्यों के बीच में, जनता के बीच में था, युवाओं में, किसानों में आक्रोश था। मोदी जी का जो राजनीतिक अंत है अमित जी, ये 19 की तरफ बढ़ रहा है। आपने एक साथ कई आरोप लगाए, सुदेश बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद विदेश जी के पास में जा रहा हूं। जी, मैं सबका जवाब देता जाऊंगा। नहीं बिल्कुल जवाब दें संक्षेप में। लेकिन देखिए, अगर इतना बड़ा गुस्सा होता जो अमुक जमुई जी बिल्कुल संक्षेप में दूंगा, अगर इतना बड़ा गुस्सा होता लोगों का जो ये बता रहे हैं तो थोड़ा परसेंटेज ऑफ वोटिंग पर भी देख लीजिए। हमें ज्यादा वोट मिला है मध्य प्रदेश में और मात्र 1% का वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। राजस्थान में इतना उन्माद में ना है। हमारे लोग कुछ कारणों से नाराज होंगे, उन कारणों को हम खोजेंगे और करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी कोई जो किसानों से झूठ बोलते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री युवाओं से झूठ बोलते हैं, क्या करना है? अरे ऐसा कभी हुआ है? ये नैरेटिव जो है ये इकबाल होता है प्रधानमंत्री का, वो देश के अन्नदाता से झूठ बोले, इस तरह की बात, देश के किसान से झूठ बोले। आपको हमने फिर गुनाह कर दिया। आपको तो डिबेट में देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इस देश से आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है, पूरे फॉरेन कंट्री से अस्तित्व खत्म हो चुका है। सुदेश जी, 5 राज्यों में इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। बीजेपी चला गया, याद कीजिए, बीजेपी गया। सुदेश जी याद कीजिए, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर सिमट गई थी। अस्तित्व इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। तो खुश होना चाहिए ना, आप तो कहीं है नहीं। जी विजय शंकर तिवारी जी, आप तो कहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, नरेंद्र मोदी जी को विश्व हिंदू परिषद ने अमित जी फेंक दिया है। अमित जी आग्रह अमित जी, विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद ने सीधे तौर पर प्रेस विज्ञप्ति के साथ कल कहा, आपके देश के राम मंदिर के मुद्दे पर चूंकि सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अमित जी और सुदेश जी, आग्रह है आप दोनों से। विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी का जो प्रेस विज्ञप्ति है कल का, वो अपने आप में दीगर है कि विश्व हिंदू परिषद क्या सोचती है राम मंदिर के मुद्दे पर। आज आपको लगता है कि बीजेपी सरकार इस अवचेतना के साथ है कि राम मंदिर नहीं बनाया इसलिए नुकसान हो रहा है? अमित जी हमारे बोल रहे थे तो एक बात तो उनको समझनी चाहिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश इनमें जिस प्रकार का मत भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो मुझे लगता है कि विकास का मत तो इनको मिला है। और अगर विकास नहीं किया होता तो बहुत अंतर होता। अंतर कहीं है नहीं, केवल सीट का अंतर है। जहां तक बात है राम मंदिर की, तो निश्चित तौर पर मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने बात को जनता तक ठीक ढंग से पहुंचा लेती कि हम मंदिर के काम को अब तक ऐसे बनवाना, इस प्रकार प्रयास किया है हमने और ये कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ये निश्चित तौर पर है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण का विषय आज भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं और स्वामी नवल किशोर जी से भी यही पूछूंगा। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, राम मंदिर का निर्माण अगर शुरू हो गया होता तो आज क्या बीजेपी का यह हश्र होता, हाँ या ना? आप बहुत सीधा बोलते हैं इसलिए सीधा सवाल। आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी नहीं, मैंने बहुत सीधा बोला कि अगर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाता तो कांग्रेस की कितने सीटों पर लुटिया डूबती आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस जहां जहां आई है आ भी नहीं सकती थी,
उसका, और देखो जहां तक हमने कहा वोट बैंक, वोट शेयर है, तो वो तो अभी भी कम नहीं हुआ है, बड़ा है। और हार जीत में सीट 1 2 4 6 आगे पीछे आ जाए उसका बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। इतना पक्का है कि राम मंदिर पर एक बड़ा कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, जो दिखना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ा। इसके कारण कुछ मजबूरी नहीं है, जवाब देंगे, सीटें कम आई है। सुदेश जी, नहीं, बात वो देखिए उनका पर्सपेक्टिव है, उससे हम अलग नहीं है। राम मंदिर पर कमिटमेंट हमारा है, हम एक पार्टी जो अलग नहीं है हैं, और तो मैनिफेस्टो। सुदेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने वीएचपी को अपने आप से कब अलग कर लिया? हमने आप वीएचपी की संवेदनाओं को नहीं समझते। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम तो बोल अमित जी तो नहीं समझेंगे। उनकी बात सही है, वो तो बोल ही रहे हैं जी। उनका जो इमोशंस है उसको हम समझते हैं जी, लेकिन हमारी जो मजबूरियां हैं वो भी वो समझते हैं। ऐसा नहीं वो नहीं समझते। हम इंतजार करेंगे कोर्ट के फैसले का, जनवरी में क्या कोर्ट बोलती है। राधिका जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राधिका जी, इंतजार करेंगे। वीएचपी का यह कहना है कि अगर राम मंदिर निर्माण का काम बीजेपी ने कराना शुरू कर दिया होता तो आप कहीं दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि आप कुछ भी कर लेते, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोग आस्था नहीं साबित रख सकते थे। और दरअसल आज बीजेपी के लिए भी राम मंदिर निर्माण सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए। राधिका जी, अजय जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी घंटी माला। तो डेवलपमेंट के बिना जब तक इंसान का पेट भी नहीं भरा होगा वो भजन नहीं कर सकता। जरूरी है, देखिए राम मंदिर का जो भी होगा वो कोर्ट के अंदर है, जैसा कोर्ट का नतीजा आएगा वो होगा। लेकिन इस देश की जनता ने जो इन तीनों राज्यों में नतीजा दिया है वो सिर्फ साफ तौर पे सामने आता है कि 4.5 साल से जो ये मोदी सरकार जुमले देती आ रही है और बातें करती आ रही है, हम रोजगार देंगे, विमेन सिक्योरिटी देंगे, हम नौकरियां देंगे, कुछ नहीं हुआ। और इसका नतीजा हमने छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा और मध्य प्रदेश में देखा। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर है कि जनता ने नकार दिया है। आप कब तक अली बजरंग बली के नाम पे देश को बांटेंगे? आप कब तक सारे टाइम हमेशा सिर्फ धर्म और जाति की बात करेंगे? आपको डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, आप देश को पीछे नहीं ले जा सकते। राधिका जी, आपने जो बात कही, 4 सालों में हुआ कि इससे पहले कि सुदेश जी इसका जवाब दें, मैं चाहता हूं कि मौलाना दहलवी इसका जवाब दें। मौलाना दहलवी, क्या आपको लगता है कि ये तमाम नारे अली बनाम बजरंग बली, जिस तरीके से मुसलमानों के अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की बात दिखाई दी, पाकिस्तान चले जाओ, ये नारे हैं जिसने आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है? अजय, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 7 दिसंबर के जो चुनाव हुआ उसने भारत में ये साबित करा, जो हम पुरानी कहावत सुनते कि जन ही जनार्दन है जी। लोकतंत्र में ना किसी के कहने से कोई मुक्त होता, ना किसी के कहने से सदा कोई युक्त होता है। लोकतंत्र में वही नियुक्त होता है जिसको जनता चाहती है, और जनता ने बता दिया। अब विजय शंकर जी की भी मजबूरी है, सुदेश जी की भी मजबूरी है। फैसले तो कई आए थे, फैसला तो मणिपुर में भी आ गया था, फैसला तो गोवा में भी आ गया था, फैसला तो मेघालय में भी आ गया था, जहां एक एमएलए के साथ सत्ता की ताकत के अंदर बीजेपी सरकारें बना रही थी, तो विरोध तो इनका था। अब यहां पर जो ये बात कह रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। वो प्रधानमंत्री जिनका इकबाल इतना बुलंद हो कि विश्व स्तर पर उनको कहा और सुना जा रहा हो, वो ये तक भूल गए कि किसी विधवा को कहने पे भारत के अंदर कितनी बड़ी बात मानी जाती है। यानी आपने एक विधवा तक को लेके आ गए। और एक अंतिम और आखिरी बात, जब लोग कहते हैं, जब आप अहंकार में होते हैं तो आप सिया और सफेद दोनों को भूल जाते हैं। इनके एक बड़े मुखर प्रवक्ता ने यह कह दिया कि साहब राहुल गांधी अली बाबा हैं। उनको यह लगा कि इसमें भी अली है तो इनको अली कह के मैं चोर साबित कर दूंगा, जबकि वो अपनी मूर्खता से ये भूल गए कि इस कहानी के अंदर अली बाबा जो था वो चोर नहीं था, बल्कि चोरों का सफाया करने वाला हीरो था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो हुआ है, ये मध्य प्रदेश में जनता ने धर्म या जाति के नाम पे नहीं, वो जो बच्चे मारे जा रहे थे, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी। कुपोषण से जो बच्चे मारे जा रहे थे, अगास्ता को लेके जो कुछ रमन सिंह ने करा था, जो कुछ हो रहा था, जो कुछ राजस्थान में हो रहा था, और जो गलतियां कांग्रेस ने की तेलंगाना में, वहां उनके साथ हुआ। तो जन ने ये बता दिया जो अच्छा काम करेगा उसके साथ खड़े। सुदेश जी एक छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं गीता जी के पास और नवल जी के पास जा रहा हूं। सुदेश जी छोटा जवाब प्लीज। देखिए जो जीत जाता है ना अजय जी, वो विक्ट्री को अपने अंदाज से जामा पहनाने का प्रयास करता है। अगर इतना बड़ा गुस्सा होता, इतने मुद्दे होते तो लोग हमारी जगह कांग्रेस को वोट देते। सर 14 सीटें जीतने के बाद भारत जैसे महान देश के महान डिफेंस मिनिस्टर को मनोहर पर्रिकर को रातों रात अपनी थोड़ा सुनने का कुबत रखे, थोड़ा सुनने का कुबत रखे।
थोड़े सुनने का कुबत रखे तो फिर मजा आए डिबेट सुना का। आपको नहीं तो फिर आप भी बोलिए, हम भी बोले, ऐसे देखते रहेंगे। उठा के आप देखिए, ये जो है नोटा, मुख्यमंत्री ये नोटा बताता है कि अगर 2 एमएलए के साथ मेघालय में सरकार आपने बनाई, मणिपुर के अंदर लोकतंत्र का गला आपने घोटा, तो अब जनता ने आपको दिखा दिया। जब जनता खामोश डराएंगे तब तक बलि की बात होगी, याद रखिए। अरे अली और बजरंग बली को छोड़ दीजिए, अच्छा आप तो आखिरी सुदेश जी की बात, मैं सुदेश जी की बात, एक दलित साहब, सुदेश जी की बात को लेकर मैं जरा गीता भट्ट जी के पास चलूं। कॉन्स्टिट्यूशन गीता जी, गीता जी बात आती है। गीता जी, आज जो माहौल है, आज संघ परिवार का क्या विचार है? क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने संघ परिवार के समक्ष रखे सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित कर दिया है? क्या संघ परिवार खुश है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा पूरे आउटलुक से? आप लोग बहुत प्रसन्न हैं, राम मंदिर का मुद्दा पीछे है, एनआरसी के मुद्दे पर कुछ खास बढ़त हो नहीं पा रही है, तमाम आपके धारा 370 पता नहीं कहां किस पन्ने में छिपा हुआ है, कोई बात नहीं करता, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से गायब है, मुस्लिम पॉपुलेशन मामला पूरे तरीके से गायब है। गीता भट्ट जी, क्या संघ परिवार खुश है? अजय जी, देखिए, जितने विषय आपने सम्मुख रखे, देखिए 3 तलाक पर इतना ऐतिहासिक जो निर्णय लिया सरकार ने, वो भी इसी सरकार ने लिया था, तो कई कदम उठाए हैं, लेकिन हाँ, कई अपेक्षाएं, आशाएं हैं जो अभी पूरी होनी है। लेकिन ये भी पूरी आशा और अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो कि इन सभी विषयों को जो आपने अभी सम्मुख रखे, उनके लिए अपना दायित्व जो है, अपनी जिम्मेवारी समझती है और इन्हें आने वाले समय में जरूर पूरा करेगी। 4.5 साल में वक्त नहीं मिला, अब 3 महीने में मिल जाएगा। गीता जी, गणमान्य व्यक्तियों ने बहुत सारे विषय रखे और नहीं, देखिए आशा है कि इसमें से कुछ ना कुछ जो विषय है इन पर, और खास करके जो राम मंदिर निर्माण का विषय है, इस पर बार बार ये बात कही जा रही है, उस पर कई आलोचनाएं, कई टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन बात यह है कि राम मंदिर निर्माण का विषय ऐसा विषय है जो कि पूरे जो हिंदू समाज है, भारतीय समाज है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस विषय पर सोचना, मैं तो कहती हूँ सारे राजनीतिक दलों को अपना दायित्व समझना चाहिए, हालांकि वो समझते नहीं है, तो एक ने कम से कम अपने घोषणा पत्र में उसे डाला है, तो आशा है आप बचाव अच्छा कर रही हैं गीता जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महंत नवल किशोर जी, अगर आप बहुत सारी बातें, क्या आज जिस तरीके से विजय शंकर तिवारी जी ने एक तरह से घोषित कर दिया, भाई राम मंदिर के निर्माण पर जी मैं आ रहा हूं गीता जी, आता हूं, तुरंत आता हूं। राम मंदिर के निर्माण पर अगर आपने ठोस कदम उठाया होता तो आज जनता आज आपके साथ इतनी विमुख न होती दिखाई देती। क्या आप भी यही मानते? देखिए जी, भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, आस्था का केंद्र हैं, और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की आकांक्षा और अपेक्षा पूरे भारतीय समाज को है, चाहे वो किसी परंपरा से है जी। हाँ, ये सत्य है कि इस वर्तमान सत्ता में जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोगों की अपेक्षा अधिक थी, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था, और मुझे लगता है इस वायदे का इनको निर्वाह करना चाहिए। एक निवेदन और मैं करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं से दूर उठेगा, मैं कोई सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं, पर आपके माध्यम से कह सकता हूं कि सत्ता और संगठन दोनों की धारा एक होना चाहिए। अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक अपनी बात शिखर तक नहीं रख पाएगा, तब तक यही हाल होते रहेंगे। इसलिए संगठन का भी ध्यान रखना चाहिए। और राम मंदिर केवल आस्था नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई अन्य दल हो, कोई किसी दल ने, मुझे लगता है राम मंदिर का विरोध करने की स्थिति हमारी कोई दल नहीं है, कोई दल नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि उधर कदम बढ़ाए और जो बाधाएं दूर हैं उनको अविलंब दूर करे, और निसंदेह विजय शंकर जी ने जो कहा, परिणाम वही होंगे, तो अच्छे परिणाम होंगे, सुखद परिणाम। मैं आ रहा हूं दिलवी जी, लेकिन एक जवाब यहां बनता है सुदेश जी का। सुदेश जी, आप कार्यकर्ता से कट गए, आप जनता से कट गए, और आज अहंकार भरा। कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा, लाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं अजय जी, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कह रहा जी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा। एक संत अपनी दिल की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिनको आपसे बहुत उम्मीद है कि आप राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज आप कट गए हैं, आज आप बहुत आसमान में चले गए हैं। अजय जी, सब कुछ जानने के बाद भी अगर अपने राजनीतिक हितों को हम थोड़ी देर के लिए ताक पर रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला ले, तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई होनी चाहिए। बंधु, चाहे कोई कुछ करे, हमारा कार्यकर्ता जो खड़ा है उसका सम्मान हम करना शुरू कर दें, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अपने कर्तव्य का बोध है, अब बस इतना रखिए, कार्यकर्ता को साथ लेके चलिए, कोई नहीं हरा सकता है, और सही वक्त पर यह होगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट दलवी जी एक छोटी टिप्पणी, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए सबसे बड़ी चीज आपने बार बार एनआरसी का मुद्दा उठाया। हम तो अजय जी एनआरसी को लेकर आखिर तक यानी जो जयपुर में अलग अलग लोक चैनल्स का संवाद हुआ उसमें भी अमित शाह साहब निहायत आक्रामक रहे, लेकिन एनआरसी का क्या है, 2-3 दिन पहले जिस दिन मध्य प्रदेश वगैरह में चुनाव था उसी दिन पंचायत राज चुनाव जो है वो आसाम में भी हुआ है और आज वोटिंग हो रही, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मसौदा आपको लाना है, चुनाव हर हाल में होगा जिनको अधिकार है। ये तो इनका करनी और कथनी का अंतर है। एक तरफ समूचे देश को आप एनआरसी के नाम पे डरा रहे हैं और दूसरी तरफ आप आसाम में चुनाव करा रहे हैं। इसका मतलब है तू सो जा और तू जागता रहे, मैं बैठा हूं। ये जो करा था, जो स्वामी नवल किशोर जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है, बिल्कुल बात ये है, ये सिर्फ आम सुनिए क्या होगा 2019 का मूल मंत्र और क्या होगा ये मंत्र अपने आप में बड़ा और दीगर सवाल है। राधिका जी, आज जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह से कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपने आप एक तरह से अपने दामन में समेट लिया था, क्या आपके लिए सॉफ्ट हिंदुत्व प्रखर रहेगा? क्या जनेऊ, गोत्र, ये तमाम चीजें प्रखर रहेंगी, मंदिर दर्शन, या दरअसल आप मुद्दों की बात करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती आई है और जहां तक मंदिर जाने का सवाल है, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, कांग्रेस अध्यक्ष, अभी के कांग्रेस अध्यक्ष, पुराने कांग्रेस अध्यक्ष, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हमारे सारे लीडर जाते जा रहे हैं और जाते थे और जाते रहेंगे। हमारे लिए सब सम्मान है, सब एक है। हमारे लिए देश की जनता इंसान है, ना वो किसी धर्म के नाम पे बांटते हैं, ना हम उन्हें किसी जाति के नाम पे मानते हैं। हमारे लिए उन सब का विकास भी सम्मान है, ना हम सिर्फ एक जाति का विकास करेंगे, ना एक धर्म का विकास करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए जैसे मैंने पहले कहा, इस देश की जनता ने भी अपना फैसला बता दिया है कि आप जितना भी उन्हें बांटने की कोशिश कर ले, जात पात कुछ भी कर ले, लेकिन असल मुद्दे तो विकास के ही रहेंगे। अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आप ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी नौकरियां नहीं है, किस तरीके से युवा हताश है और निराश है, वो मुद्दे हैं। राधिका जी, क्या भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी नीति अपनाती है? जी बिल्कुल अपनाती है। वो हमने देखा, उन्होंने तो जी भगवान को भी नहीं छोड़ा। जिन्होंने हनुमान जी की ही जात पूछ ली, हनुमान जी की, लेकिन जो उन्होंने जात पूछी उसके बदले में बजरंग बली का गदा उनको पड़ गया और वो हमने देखा 3 चुनावों के रिजल्ट में। जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो इस देश की, प्रदेश की जनता को क्या बख्शेंगे? उन्होंने किसी को नहीं बख्शना है। उनका सिर्फ एक ही नारा है, अनिल अंबानी और हो या मेहुल भाई हो, उनके सिर्फ अपने कुछ पूंजीपतियों का विकास है, देश की जनता का विकास। बताइए जी अजय जी एक बात बताइए कि फिरोज गांधी के ग्रैंडसन अपना गोत्र बताते हैं और गोत्र क्या बताते हैं सबके सामने है। जनेऊ को कोर्ट के ऊपर से नहीं चल पाया है, जनेऊदारी 5 राज्यों में ये सब नहीं चला, छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। हम तो ब्राह्मणों की ओरिजिनल पार्टी है। आप पूजा में बिना अपना गोत्र बताए कौन सी पूजा करते हैं? आप भी तो हिंदू हैं, आपको नहीं पता? और राहुल गांधी जी जाके मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग में बोलते हैं, अरे भाई हम तो मुसलमानों के लिए ही हैं, अब हमें थोड़ा हिंदू का भी समर्थन लेने दो, नहीं तो हार जाएंगे। मुसलमानों की मीटिंग में आप बैठे थे उस मीटिंग के अंदर, या आप लोगों ने कुछ स्पाई कैमरा लगा रखे थे? आपको क्या पता उस मीटिंग में क्या हुआ? यही तो आपकी आइडेंटिटी है। अरे असम से पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत मुक्त हो गया, दावा किया था 200 सीटें मध्य प्रदेश में लाने का, 5 राज्यों में तो 200 सीटें ला नहीं पाए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है सर, इस देश की जनता के लिए कुछ कर लीजिए। जनता इस बार माफ नहीं करेगी। क्या होगी राजनीति? विभाजनकारी राजनीति या विकास की राजनीति? अमित जमाई जी, कैसे फिरोज गांधी के ग्रैंडसन का जो गोत्र है वो हिंदू का गोत्र हो जाता है? बताइए भाई, हम लोग जानना चाहते हैं। अच्छा अमित जी, सुदेश जी, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राधिका जी और सुदेश जी, प्लीज राधिका जी और सुदेश जी आइए जरा सुनते हैं। विजय तिवारी जी क्या करें? विजय जी प्लीज अपनी बात करिए। विजय जी, गांधी परिवार पे क्यों जाते हैं? राधिका जी, अभी अजय जी राधिका बात कर रही थी जी। राधिका गोत्र की बात करते, गोत्र राधिका सुन लीजिए। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, मुझे पता है, सारे देश को पता है। एक बार चुप हो जाइए, भी अपनाएगा अगर आप सुन लीजिए आप। अच्छा जी विजय जी बताएं प्लीज। जी अजय जी जो ये बात कर रही थी कि किसी जाति का नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं,
तो ये फिर भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने क्यों कहा था कि भाई सबसे पहले यहाँ की जो संसाधन उनका अधिकार पहले मुसलमानों का है। ये इनकी भाषा और उसमें कोई तारतम्यता नजर नहीं आती है। दूसरी बात ये, अगर ये गुजरात में मंदिर जाते थे तो बीच में जो मस्जिदें पड़ती थी, मजारें पड़ती थी, उसमें राहुल गांधी क्यों नहीं जाते थे? और ये इसी समय मध्य प्रदेश में जब जा रहे थे मंदिर कैलाश जाना, ये सब और क्या था? ये नहीं तो क्या था? मैं कहता हूं दिल्ली आपका जवाब दे रहे हैं, इस कार्यक्रम को लाभ हुआ है, तो ये है कि ये किया उन्होंने तब लाभ मिला इनको। इसलिए राधिका, हिंदुओं ने अगर आपको मत दिया है आपके आडंबर का, उसका भी सम्मान करिए आप। उसका सम्मान नहीं कर रही हैं आप जीत गए, आपको हिंदुओं के वोट मिल गए, आज बीजेपी नहीं बोल पा रही, आप ही को संभालना पड़ रहा, मैं समझता हूं, मैं समझ रहा हूं। मेरा कहना यह है, विजय शंकर जी जानते हैं कि भारतीय संविधान की खूबी यह है कि यहाँ पर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो राज्याध्यक्ष है वो सारे धर्मों का सम्मान करता है, ये अभी तक हमारी परंपरा रही है। मगर मैं इनके सम्मान के साथ विजय शंकर जी से पूछना चाहता हूं, कौन आदमी मंदिर गया, दरगाह गया, मस्जिद गया, मुद्दा नहीं है। अगर राहुल गांधी देश के मंदिर और मस्जिद जा रहे थे, ये भी भारत का गौरवशाली इतिहास है कि नरेंद्र मोदी जी ने तैमूर से लेके बाबर तक और बाबर से लेके बहादुर शाह तक के मज़ारों पर हाजिरी दी। वो भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं जो विदेशों में जाके कोई मस्जिद उन्होंने नहीं छोड़ी, वो क्या अबू धाबी की मस्जिद हो या ऑस्ट्रेलिया की या मलेशिया की मस्जिद। हमारा कहना प्रधानमंत्री ने वही करा जो एक लोकतांत्रिक सेकुलर भारत के नेता को करना चाहिए, वही काम राहुल गांधी ने करा। अब जवाब मुद्दा तो ये था की बात आपने नहीं, ये जो कुछ हुआ है जिस मुद्दे पे स्वामी नवल किशोर जी ने कहा है अजय चर्चा उस पर होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस प्रधानमंत्री की नियति ये हो कि देश के अंदर दीवारों के मुकाबले में शौचालय बनने चाहिए, वहां पर हाल होना देश का संसाधन पहले से कम है और उनको अगर बचाना है, देश के लिए बचाना है, तो यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अमित जी आइए प्लीज, अमित जी बताइए। उनके साथ खड़े हो जाते हैं। विजय भाई ये सांप्रदायिक खेल, ऐसे समय में राष्ट्रवाद की बात आती है कि राष्ट्रवाद होगा तो का खेल आरएसएस भाजपा का खत्म हो चुका है। अब जरा मेन मुद्दे पे आ जाइए, ये बताइए कि विदेश नीति के तहत प्रधानमंत्री जी फेल कैसे हो गए? चाइना डोकलाम में आके कब्जा करता है, एयरपोर्ट बना लेता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक जवान के बदले 10 सर लाएंगे पाकिस्तान के काट के। कहां गया भाई साहब? भागवत जी खुद कहते हैं कि 4.25 साल में सरहद पर हमले नहीं रुके। 3 मामले में आपने देश को खतरे में डाल दिया। आंकड़े आप बोल रहे हैं, देश को आपने खतरे में डाल दिया। और दूसरी बात ये बताइए, भूल गए हैं, दूसरी बात ये बताइए, डोकलाम में हवाई अड्डा का जो मामला था, इस प्रकार के झूठ पर उसने किसानों का 1.5 गुना फसल का दाम, अपनी बात करिए, किसानों का मुद्दा बताइए आप जरा। और जो नागरिकों की जाने गई, अमित डोकलाम में कहां आप बताइए जो 2005 और 2010 के बनारस चाइना ने एयरबेस बनाया और प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूल रहे हैं। बताइए अजय जी इनसे पूछिए, अजय जी इनसे पूछिए का नाम देने का जो प्रयास किया 2014 के बाद क्या आपने गीता जी नहीं, अच्छा गीता जी एक मिनट, देहलवी साहब सुन लीजिए। नहीं देहलवी साहब, आप एनआरसी पे बार बात उठा रहे हैं। आप मेरे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड चाहिए। एनआरसी पे बार सवाल उठा रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए इन्हें पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं उनमें 900 से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस को आधी भी नहीं मिली है। जो अभी तक के नतीजे आए हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ घुसपैठिए मिले हुए हैं, ये कहना चाहते हैं आप अभी इससे पहले नहीं। गीता जी 2000 गीता जी आपने जो हिंदू आतंकवाद की बात कही, आपने हिंदू आतंकवाद की बात कही, उस पर दहलवी जी आपका जवाब दे रहे हैं। दहलवी जी, पहली चीज तो ये है, गीता जी पहली ऐसी मुझको लगता है संघ की तरफ से बैठती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जीत या हार पे बात करें, क्योंकि संघ में भागवत साहब जैसे लोग भी इस तरीके की राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करते। अब ये क्यों कर रहे हैं, इनकी अपनी वजह। इन्होंने कहा कि 4 से लेके 7 तक का जब हुआ
लेकिन मैं स्वामी जी को साक्षी बना के अपने साथ लेके बात करता हूँ, ये वर्तमान सरकार ऐसी है जिसने हिंदू आतंकवाद को न कहते हुए भी जितने भी, क्या वो सनातन सभा हो, क्या पुरोहित हो, या प्रज्ञा हो, या अजमेर का आतंकवाद लिप्त में जितने लोग हैं, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में भेजने वाली और कोई सरकार नहीं है। यही सरकार है, यही मोदी सरकार है, यही हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, यही साधु संतों के साथ चलने वाली सरकार है। हमारा कहना ये है, जो बजरंगी का गोत्र पूछ सकते हैं, जो देवालों के मुकाबले शौचालय बना सकते हैं, उन जो अपने मार्गदर्शकों को, जो रथ यात्राओं पर निकलने वाले अपने स्वामियों को छोड़ सकते हैं, जनता ने उनको बता दिया तुम्हारी हैसियत क्या है। हो गया हो गया हो गया। शर्मा जी, ये सुदेश वर्मा जी से मालूम है, सुदेश वर्मा जी, आप उस बात को सोचना नहीं चाहते। गीता जी बीजेपी पर कई आरोप अभी दहलवी जी ने लगाए हैं। सुदेश वर्मा जी, क्या इसका आप जवाब दे पाएंगे? जी, मैं पवन पुत्र मारुति का इन्होंने हमको जांच बता दी। दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे? देखिए, हाँ। आप एक बात बताइए, हमारा देश हाँ उन चंद देशों में से है जी, जो दूसरे देश में जाके सर्जिकली स्ट्राइक कर सकता है और आ सकता है। ऐसी अच्छा, पहले ये तो बताइए कि हनुमान जी की जात क्या है? और ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता है। अच्छा, सुदेश जी, आज हमारा देश जो है पूरे विश्व में सुदेश जी, ये तो बता दीजिए कि हनुमान जी की जात क्या है। आज भारत के पास जो आधा उनका आपकी तरह मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहा हनुमान जी बोल चुके हैं। योगी ने कहा कि हनुमान जी ने दलितों को प्रेरणा दी, दलितों के साथ काम किया, उनको राम से मिलाया। कभी योगी जी ने दलित नहीं कहा हनुमान जी को, नहीं गलत बात। एक तो लोग गलत कर रहे हैं, योगी जी ने कहा ही नहीं हनुमान जी दलित, हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी वनवासी गिरवासियों के साथ काम करते थे, उन्होंने दलितों को गिरवासियों को पहचान दलित बना रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा हनुमान जी दलित थे। हनुमान जी ब्राह्मण भी है, हनुमान जी क्षत्रिय भी है, भगवान हैं, भगवान गलत है, बड़े से बड़े भगवान के बात का गलत है। हमारी सेना ने मैं आग्रह कर रहा हूँ, अगर एक एक करके बोलेंगे तो हम सब समझ उन्होंने। सुदेश भाई आपसे जाके पूछिए सेना वाले क्या कर रहे हैं। सुदेश भाई आपसे एक सवाल है, बहुत छोटा, देश बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है सुदेश जी को छोड़कर। सुदेश जी, आज आपसे सवाल करने का हमेशा ही सशक्त था जी, हमेशा ही सशक्त था। आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं क्या आप? सुदेश आप भाई इस देश के जवानों पे सवाल उठा रहे हैं कि देश पहले सशक्त नहीं था? कि टेररिस्ट आ रहे हैं, राधिका जी, मारे कि नहीं मारे? अरे पाकिस्तान ने भेजा है, मारे कि नहीं आप मारे? भूल रहे हैं, ये वही आर्मी है जिन्होंने अच्छा सुदेश भाई एक सवाल, के 2 हिस्से करे। सुदेश भाई एक सवाल जवाब दो। सुदेश जी, अमित जमाई आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सवाल तो सुनिए। ऐसा करने के बाद राधिका जी और सुदेश जी, राधिका जी और सुदेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सेना के ऊपर राजनीति नहीं कर सकते। राधिका जी और सुदेश जी, हम सेना के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहेंगे, कम से कम सैनिक मनोबल को इससे ठेस मत पहुंचाइए। सेना को निर्देशन देने वाला व्यक्ति सशक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। सेना को निर्देश करने वाला, मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर हम एक एक करके बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे हम क्या कह रहे हैं। प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। सुदेश भाई आपसे एक सवाल है। सुदेश जी, सुदेश भाई जी, संसद का सत्र शुरू हो चुका है, ये आखिरी बड़ा सत्र होने वाला है। आप ये बता दो, जवाब दूंगा अमित जी, सुनिए ना, के थ्रू बात करिए भाई, आप एक पार्लियामेंटरी है हम। आप एक सवाल बता दो जरा किसानों के मामले में। जो पूछेंगे जवाब दूंगा भाई, आपके पूछने का जवाब नहीं दूंगा। क्या नरेंद्र मोदी जी तो बहस होगी, संसद के जरिए किसानों का ऋण माफ करने जा रहे हैं? क्या एमएसपी किसानों को देने जा रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए आप। उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। राहुल जी ने मध्य प्रदेश में कहा कि किसानों को मैं कर्ज माफ करूंगा। अब तो माफ करेंगे आप, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बताइए ना, अब आपको पार्लियामेंट में बताइए, आपको दिक्कत हो रही है, भोले भाले साधु जी को इस्तेमाल करिएगा आप लोग। नहीं इस्तेमाल करिएगा, इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी 50,000 का 5 लाख का चेक हमारे संतानों की देखिए, अपने 200 रुपए का कपड़ा पहने, अब सत्ता में आ गए, ये हालत कर रखी है। आपको पैसा चाहिए क्या? बताओ प्रधानमंत्री जी, संसद में रफाल पर क्या बोलने वाले हैं? तो आपने प्रधानमंत्री जी आपको करना होगा, माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। माफी का वायदा किया है, करना पड़ेगा आपको।
अच्छा, हम दोनों इंपावर करते हैं। सुदेश जी, आप सबसे आग्रह है, मेरे पास अंतिम 5 मिनट बचा है। आपकी तरह नहीं वोट के लिए बोलेंगे भाई, सुदेश जी, अंतिम 5 मिनट बचा है, इसलिए आखिरी सवाल आप सबके सामने। जी, किसानों का जवाब नहीं दिया। सुदेश जी और अमित जी, मेरे पास अंतिम 5 मिनट बचा है, इसलिए आखिरी सवाल मैं एक बार फिर शुरू कर रहा हूं नवल किशोर जी आपसे। आपने कहा कि जब कार्यकर्ता से आपका तारतम्य टूट जाता है तो स्थिति खराब हो जाती है। मैं आज आधिकारिक तौर पर ही सही आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार 2019 मई से पहले साधु और संतों की भावनाओं का सम्मान करती दिखेगी, या आपको लगता है ये कोशिश करेंगे और शायद सफल हो जाए या शायद न भी हो? संदेह हमें पूरा विश्वास है और पूरा हिंदू समाज और सभी धार्मिक लोग आशावंत हैं कि माननीय मोदी जी एक आशा और विश्वास में बड़ा फर्क है। और राम मंदिर नवल किशोर जी, मैं आपकी भाषा बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए आप आशा और विश्वास दोनों एक साथ ना कहें। ऐसा विश्वास है जी। और इस तरह मंदिर निर्माण, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कोई दुनिया की ताकत को हरा नहीं सकती 19 में। एक कदम उठाएं, पूरा समाज के साथ में है। विजय शंकर तिवारी जी, आपके हिसाब से पहली प्राथमिकता मोदी सरकार की क्या होनी चाहिए? विकास तो किया ही है, मंदिर बनाए। विजय शंकर तिवारी जी, हो गया। अजय जी, राम मंदिर और विकास दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है। इनको इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आदमी को राम भी चाहिए होता है और रोटी भी चाहिए होता है। जब आदमी को ठोकर लगती है और चोट लगती है तब हाय रोटी नहीं बोलता, वो हाय राम ही बोलता है। तो रोटी की भूख अलग होती है और राम की भूख अलग होती है। दोनों को एक साथ गड्ढमड नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जब राष्ट्र की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं, तो उनमें इनका हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन जब रोटी की बात करते हैं तो उस रोटी में कई हिस्से इनके घर जाते हैं, इसलिए रोटी की बात करते हैं, स्वाभिमान, राम और राष्ट्र की बात नहीं करते। राधिका जी, राधिका जी, आप क्या सोचती हैं? बहुत बड़ा आरोप अभी विजय जी ने लगाया। देश को सबसे ज्यादा देखिए, ये लोग तो आरोप ही लगाते रहते हैं, देश की जनता के लिए कुछ करते नहीं है। देश की जनता के लिए कर रहे होते तो आज इस देश के ये हालात ना होते कि किसान को गोली मारी जा रही होती। किसान 2 अक्टूबर, जिस महात्मा गांधी के नाम पे इन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हैं, 2 अक्टूबर को ही किसान को आपने लाठियां और गोलियां चला दी। हालात क्या है? देश के युवा बेरोजगार है, महिला पीड़ित हो रही है। तो देश के हालात बहुत खराब है। आपकी इकोनॉमी के हालात देखिए, नौकरियां नहीं है, पर ये डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते। ये एक भी चीज नहीं बता सकते कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया। अजय जी, आप खुद मध्य प्रदेश घूमे, छत्तीसगढ़ घूमे, राजस्थान घूमे, वहां का किसान अपना धान नहीं बेच रहा था क्योंकि वो 11 तारीख के नतीजों की वेट कर रहा था। तो ये सच्चाई है इस देश की। इस देश का गरीब परेशान है, इस देश की जनता परेशान है। आपको उनकी प्लेट में भोजन देना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में राधिका जी, आरोप कि आपका भ्रष्टाचार जो है, विश्वास नहीं करती राधिका जी, आपको लगभग जीती हुई सरकार है। ऐसे अल्पमत के साथ बहुत चलती रही है। मौलाना दहलवी, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए आज राजनीतिक पार्टियों? मैं समझता हूं कि सत्ता मिली थी आपको विकास के नाम पर, सबका साथ सबका विकास एक बेहतरीन नारा था। जाहिर बात है, प्रधानमंत्री खुद बार बार कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। बुनियादी 3 चीजें चंद्रशेखर सरकार को हम इसलिए अभी तक याद करते हैं, अच्छाई में नहीं बुराई में, कि उनके जमाने में भारत का रिजर्व गोल्ड जो है वो हमको गिरवी रखना पड़ा था। ये एक ऐसी सरकार आ गई जिसके जमाने में जो हमारा रिजर्व पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है, जिसकी वजह से भारत के पहला कोई गवर्नर ऐसा था जिसने इस्तीफा दिया। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जो हमारा पैसा है उसको वहीं रहने दीजिए, अपनी अपनी योजना और अपने नाम के लिए कम से कम मुझको आप जो है रिजर्व गिरवी मत रखिए। सुदेश जी, एक छोटा जवाब इस पर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, पता नहीं ये बोलना क्या चाह रहे हैं, समझ में नहीं। वही कह रहा हूं जो आप रिजर्व बैंक से पैसा लेके आ रहे हैं, वही कह रहा हूं जिसके लिए उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया है, वही कह रहा हूं जिसके लिए भल्ला छोड़ के भागे हैं। जनता की नब्ज की पकड़ है हमें। आप 1% वोट ज्यादा कांग्रेस को आ गया। अरे 31% वोट मिलने के बाद भी तेलंगाना में सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस। चलिए, जनता की नब्ज पता है बीजेपी को। अमित जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, शो को क्लोज करना। आखिरी टिप्पणी आपकी। कांग्रेस को जो वोट मिला है अभी किसानों का कर्जा माफी करिए। संसद का जो
सीढ़ी है उसको चुमा था प्रधानमंत्री जी ने, और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत में संसद में इस संसद जो चल रही है वो बताएंगे कि किसानों का ऋण कर्ज माफ करेंगे। चलिए प्रधानमंत्री जी बताएंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज विकास के अलावा कोई और मुद्दा देश के सामने नहीं हो सकता, क्योंकि 2014 में जिस मुद्दे पर सरकार ने अपने आप को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सरकार में प्रस्तुत किया था, आज अगर उसके विमुख होते हैं तो कुछ नहीं चलेगा। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। पुणे का आरोप लगाया